हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेसन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पार्ट का नाम है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। यानी कि इसमें हम सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला हम लोगों का प्रश्न क्या दिया है, एजाइल मॉडल का के नाम लिखिए। एजाइल मॉडल्स में कौन कौन से या फिर एचडीएलसी मॉडल्स के नाम बताइए। यानी कि एचडीएलसी मॉडल में कौन कौन से प्रमुख उसके नाम हैं। तो आप लोगों को बता दें कि पहला कौन सा नाम दिया है, स्क्रम। पहला स्क्रम दिया है। दूसरा कौन सा मॉडल का नाम दिया है, क्रिस्टल मेथोडोलॉजीज। तीसरा डीएसडीएम। और चौथा कौन सा दिया है, फ्यूचर ड्रिवेन डेवलपमेंट, या फिर इसके शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एफडीडी, फ्यूचर डेवलपमेंट ड्राइवेन डेवलपमेंट। और पांचवा कौन सा दिया है, लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और छठवां कौन सा दिया है, स्ट्रीम प्रोग्रामिंग। यानी कि 6 प्रकार के हमारे एचडीएलसी मॉडल में के प्रकार हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्पाइरल मॉडल को कब प्रस्तावित किया गया था। यानी कि स्पाइरल मॉडल को कब विकसित किया गया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्पाइरल मॉडल है उसको सन 1985 ईस्वी में विकसित किया गया था। ठीक है, तो स्पाइरल मॉडल को कब विकसित किया गया था, तो सन 1985 ईस्वी में स्पाइरल मॉडल को विकसित किया गया था। अगला हम लोगों को क्वेश्चन कौन सा दिया है, स्पाइरल मॉडल में कितने फेज होते हैं उनके नाम लिखिए। यानी कि यह पूछ रहा है कि स्पाइरल मॉडल में कौन से प्रमुख फेज होते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि स्पाइरल मॉडल में 4 प्रकार के प्रमुख फेज होते हैं। पहला प्लानिंग, उसका हम किस प्रकार से प्लानिंग करेंगे। दूसरा उसका एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे। और तीसरा इंजीनियरिंग। और चौथा इवैल्यूएशन। तो ये हमारे 4 प्रकार के क्या हो गए हैं, स्पाइरल मॉडल के प्रकार हो गए। ठीक है, कि ये स्पाइरल मॉडल के 4 प्रकार के फेज हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए हम अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि परीक्षा में इसकी पूछे जाने की 100% संभावना है। जो कि है हमारा क्वेश्चन कौन सा दिया है, वाटर वॉल मॉडल। यानी कि वाटर वॉल मॉडल किसे कहते हैं, इसको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने को आप लोगों को 5 मार्क्स को देखने को मिल सकता है। तो वाटर वॉल मॉडल को मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे झरना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे किसके नाम से जाना जाता है, तो इसे झरना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वाटर वॉल मॉडल में ये होता है कि उसका हम रिक्वायरमेंट किस प्रकार करते हैं, उसका डिजाइन किस प्रकार से करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो चलिए आप लोगों को एक बार किताबी भाषा में हम लोग पढ़ के बताते हैं। देखिए क्या लिखा है, वाटर वॉल मॉडल यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए वाटर फॉल मॉडल सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर एचडीएलसी का एक प्रसिद्ध और अच्छा वर्जन है। यानी कि जो एचडीएलसी का एक हमारा प्रमुख अच्छा वर्जन कौन सा है, वाटर फॉल मॉडल। ठीक है, वाटर फॉल मॉडल लीनियर तथा सिक्वेंशियल मॉडल होता है। यानी कि जो हमारा वाटर फॉल मॉडल होता है कौन सा होता है, तो लीनियर होता है और एक सीक्वेंस के रूप में होता है। ठीक है, इसका अर्थ है एक डेवलपमेंट फेज तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि पिछला फेज को पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, यानी कि वाटर वॉल मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है कि इसका फेज तब तक शुरू नहीं होता, जिससे इसका अगला फेज तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि पीछे वाला जो हमारा फेज होता है वो तो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वाटर वॉल मॉडल होता है। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट लिया गया है, ये दूसरा मॉडल तब तक स्टार्ट नहीं हो जब तक कि पिछला मॉडल हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और आगे क्या दिया है, वाटर फॉल मॉडल को निम्नलिखित उदाहरणों के तौर पर समझा जा सकता है। जैसे एक बार जब पानी चट्टान के किनारे से ऊपर प्रवाहित होने लगता है तो पहाड़ के नीचे की ओर गिरने लगता है और पानी ऊपर की ओर वापस नहीं जा सकता। यानी कि जैसे जो हमारा चट्टान होता है, चट्टान से जब पानी पानी क्या होता है, झरने की तरफ नीचे गिरने लगता है, तो यह पानी क्या होगा, दोबारा ऊपर जा पाएगा तो नहीं जा पाएगा।
तो इसी प्रकार हमारा वाटरफॉल मॉडल होता है कि एक बार जैसे हम उसका रिक्वायरमेंट कर दिए, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन और मेंटेनेंस उसका किस प्रकार से कर रहे हैं, इसी के बारे में हमारा वाटरफॉल मॉडल बताया गया है। ठीक है। और वाटरफॉल मॉडल जो हमारा होता है, एक फेज का आउटपुट दूसरे इनपुट पर डिपेंड होता है। ठीक है। देखिए जैसे रिक्वायरमेंट इसका लिया गया है, उसका डिजाइन जो इसका इनपुट है उसके आउटपुट पर डिपेंड रहेगा। ठीक है। ये हमारा डायग्राम है वाटरफॉल मॉडल का। सबसे पहले क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट, उसका डिजाइन, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा और उसका मेंटेनेंस यानी कि उसका रख रखाव कैसे करेंगे। ठीक है। तो चलिए इन सभी के बारे में थोड़ा डिस्कस में विशेष में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया है, पहला रिक्वायरमेंट फेज यानी कि उसके फेज कौन कौन से रिक्वायरमेंट की फेज की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो रिक्वायरमेंट फेज वाटरफॉल मॉडल के सबसे पहला फेज होता है, यानी कि जो हमारा वाटरफॉल मॉडल का सबसे पहला फेज कौन सा होता है, रिक्वायरमेंट फेज होता है। इस फेज में सिस्टम की आवश्यकता को एकत्रित तथा डॉक्यूमेंट किया जाता है। यह फेज बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि इस फेज पर अलग फेज आधारित होते हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारा पहला फेज रिक्वायरमेंट मॉडल का होता है, ये फेज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसी फेज पर सभी अन्य फेज क्या होते हैं, हमारे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा मॉडल दिया है, डिजाइन फेज। तो डिजाइन फेज क्या होता है, डिजाइन फेज यह इस तथ्य पर आधारित होता है कि सॉफ्टवेयर का निर्माण किस प्रकार होगा। यानी कि जो हमारा डिजाइन फेज होता है, डिजाइन यानी कि डिजाइन के नाम से ही समझ में आप लोगों को आ जाएगा होगा कि इसका निर्माण यानी कि इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, इसी के बारे में डिजाइन फेज के बारे में बताया गया है। ठीक है। और तीसरा कौन सा मॉडल दिया है हम लोग का, तीसरा दिया है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया जाएगा। इस फेज में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है तथा डेटाबेस डिजाइन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी कि इसमें क्या क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। इंस्टॉल किया जाता है तथा इम्प्लीमेंट किया जाता है। इससे पहले कि डेटाबेस डिजाइन को इम्प्लीमेंट किया जाए, इसमें टेस्टिंग, कोडिंग तथा डिबगिंग आदि से होकर गुजरना पड़ता है। यानी जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन मॉडल फेज होता है, उससे किससे किससे गुजरना पड़ता है, होता है टेस्टिंग से गुजरना होता है, टेस्टिंग, कोडिंग और जो है एक कौन सा होता है, एक डिबगिंग, डिबगिंग से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है। ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज हो गया। और चौथा हमारा कौन सा फेज दिया था, वेरिफिकेशन फेज। यानी वेरिफिकेशन फेज किसे कहते हैं, इस फेज में सॉफ्टवेयर को वेरीफाई किया जाता है। ये वेरी से आप लोग समझ में आ रहा होगा कि इसे क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है। ये इवेल्युएट किया जाता है कि हमने सही प्रोडक्ट बनाया है अथवा नहीं। इस फेज में विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग की जाती है तथा सॉफ्टवेयर के हर एरिया में चेक किया जाता है। ठीक है। माना अगर हमने सॉफ्टवेयर की अच्छी तरह से वेरीफाई नहीं किया है तो इसमें कोई डिफेक्ट रह जाता है, यानी कि इसका इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। यानी कि इसका सही प्रकार से वेरीफाई नहीं करेंगे तो अन्य प्रोडक्ट को हमारे कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है। तो यही हमारा वेरिफिकेशन फेज हो गया। और सबसे लास्ट में पाँचवा कौन सा है, मेंटेनेंस फेज, यानी कि उसका मेंटेन हम किस प्रकार करते हैं उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो यह वाटरफॉल का सबसे अंतिम फेज होता है। ये सबसे लास्ट फेज कौन सा होता है, तो यह मेंटेनेंस फेज होता है। जब सिस्टम बनकर तैयार हो जाता है तो यूजर द्वारा प्रयोग करना शुरू कर देता है। यानी जब सिस्टम हमारा पूरा कंप्लीट तरीके से बन जाएगा तो ये हमारा कौन सा इम्प्लीमेंटेशन फेज को किया जाता है। ठीक है। खाना ही क्या कहलाता है, मेंटेनेंस कहलाता है। ये डीएलसी के में 3 प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं। पहला करेक्टिव मेंटेनेंस, दूसरा एडाप्टिव मेंटेनेंस, तीसरा परफेक्ट मेंटेनेंस। ठीक है। तो चलिए हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा कौन सा दिया है, स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है। ऐसे पेपर में आप लोगों को पूछ सकता है। तो स्पाइरल मॉडल क्या होता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि स्पाइरल मॉडल को सन 1985 ईस्वी में बोहेम ने प्रस्तावित किया था। ठीक है। इसका डेट आप लोग याद रखिएगा कि सन 1985 ईस्वी में स्पाइरल मॉडल को बोहेम ने क्या किया था, प्रस्तावित किया था। बोहेम एक वैज्ञानिक का नाम है, इसको क्या किए थे उन्होंने, प्रस्तावित किए थे। ठीक है। इस मॉडल का आकार घुमावदार स्पाइरल होने की वजह से इसे स्पाइरल कहते हैं। यानी कि इसका मॉडल किस प्रकार है, स्पाइरल की तरह, यानी कि घुमावदार है। ठीक है। घुमावदार होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, स्पाइरल मॉडल का नाम दिया गया। ठीक है। स्पाइरल मॉडल का प्रयोग बड़े प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। यानी कि
यानी कि जो हमारा स्पाइरल मॉडल होता है उसका आकार कैसे होता है, घुमावदार होता है, घुमावदार आकृति की तरफ होता है, इसलिए इसे स्पाइरल मॉडल कहते हैं। छोटे प्रोजेक्ट में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि जो हमारा स्पाइरल मॉडल होता है उसका प्रयोग क्या किया जाता है, छोटे प्रोजेक्ट में इसका प्रयोग क्या करते हैं, नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग छोटे प्रोजेक्ट में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यह बहुत ही क्या होता है, खर्चीला होता है। ठीक है, जो हमारा स्पाइरल मॉडल होता है क्या होता है, वो बहुत ही खर्चीला होता है, इसलिए इसका प्रयोग क्या होता है, ये बहुत ही कास्ट होता है। स्पाइरल मॉडल क्या होता है, बहुत ही कास्ट होता है, इसलिए इसका प्रयोग क्या होता है, छोटे प्रोजेक्ट में नहीं किया जाता। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। स्पाइरल मॉडल निम्नलिखित 4 फेज होते हैं। ठीक है, स्पाइरल मॉडल कितने फेज होते हैं, निम्नलिखित 4 फेज होते हैं। पहला कौन सा फेज दिया है, प्लानिंग, यानी कि उसका प्लानिंग किस प्रकार से करेंगे, उसका रिस्क एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे। तीसरा इंजीनियरिंग और चौथा इवैल्यूएशन। ठीक है, और स्पाइरल मॉडल का एक डायग्राम है, तो डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बता दें कि देखिए डायग्राम बनाया गया है। सबसे पहले क्या किया गया उसका प्लानिंग। जैसे कोई भी आप लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका किस प्रकार से प्लानिंग करेंगे, सबसे उसके बाद क्या करेंगे, उसका एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे, उसका इंजीनियरिंग, यानी कि जब उसका प्रोडक्ट बनने वाला रहेगा तो उसका किस प्रकार से इंजीनियरिंग करेंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट बनकर जब तैयार हो जाता है तो उसका हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पाइरल मॉडल का क्या हो गया, डायग्राम का। ठीक है, तो चलिए अपने थोड़ा इसके डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग फेज में जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उनको एकत्रित किया जाता है। यानी कि प्लानिंग फेज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी प्रोडक्ट को आप लोगों को बनाना है तो उसको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप लोग चाय बनाना चाहते हैं, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या आप लोग चाहिए, चीनी चाहिए, अदरक चाहिए, ठीक है, चाय पत्ती चाहिए। ये सभी चीज़ें आप लोग की किस प्रकार से आप लोग को प्लानिंग करेंगे कि आपका चाय अच्छा पूर्वक बन सके। ठीक है, ये ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्लानिंग में आ जाएगा। उसका एनालिसिस, उसके बाद इसका एनालिसिस किस प्रकार करेंगे, इस पेज में जितने भी रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि तथा अगर कोई रिस्क मिलता है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, इसमें उसका सोल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिस्क एनालिसिस में आ जाएगा। तीसरा हमारा कौन सा है, इंजीनियरिंग, यानी कि इस फेज में कोडिंग तथा टेस्टिंग की जाती है। जो हमारा इंजीनियरिंग फेज होता है उसमें क्या किया जाता है, कोडिंग तथा टेस्टिंग की जाती है तथा सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया इसी फेज में होती है। ठीक है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया इसमें क्या कौन से निभाते हैं, इंजीनियर। ठीक है, इसी हम लोग क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग कहते हैं। लास्ट हमारा कौन सा पॉइंट दिया है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, इस फेज में जो सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ है उसका मूल्यांकन इंडिविजुअल द्वारा करते हैं तथा अपना फीडबैक देते हैं। ठीक है, इस फेज में क्या होता है, इवैल्यूएशन में, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ है उसका मूल्यांकन इंडिविजुअल द्वारा, जैसे कि उसका यूजर किस प्रकार से उसका मूल्यांकन करेगा इसके बारे में बताया गया। ठीक है, ये भी आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि एचडीएलसी मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, एचडीएलसी मॉडल का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होगा, एचडीएलसी मॉडल का आप लोगों को फुल फॉर्म बता दूं कि एचडीएलसी मॉडल का फुल फॉर्म होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इसे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, एचडीएलसी मॉडल को पूछ देगा कि और किस नाम से जाना जाता है, तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एचडीएलसी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के जीवन चक्र की व्याख्या करता है। यानी कि जो हमारा एचडीएलसी मॉडल होता है क्या करता है, ये जीवन चक्र की हमारी क्या करता है, एक व्याख्या करता है। ठीक है, डेटाबेस डिजाइन एचडीएलसी का ये मूलभूत घटक है, यानी कि इसके द्वारा डेटाबेस का डिजाइन किस प्रकार किया जाता है उसमें बताया जाता है। ठीक है, किसी भी सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए स्टेप प्रोसेस आते हैं, उन स्टेप को मिला के एचडीएलसी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कितने प्रकार के हमारे स्टेप और प्रोसेस किस प्रकार के हमारे प्रोसेस होंगे, कितने प्रकार के स्टेप लेंगे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ये एचडीएलसी मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एचडीएलसी मॉडल के भी कितने प्रकार के फेज होंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब तक एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट रहेगा कि उसका किस प्रकार से इसका एनालिसिस करेंगे, उसका प्लानिंग क्या रहेगा, उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से करेंगे, उसका डिजाइन किस प्रकार से करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हर में आप लोगों को देखने में मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका एचडीएलसी मॉडल का इसका डायग्राम ड्रा किया गया। ठीक है, ठीक है, उसका सबसे पहले क्या एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका डिजाइन किस प्रकार से करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से करेंगे, उसकी प्लानिंग किस प्रकार से करेंगे। ये हमारा एचडीएलसी मॉडल का एक डायग्राम होगा। ठीक है,
तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो उसी के बारे में लिखा गया है। तो 4 पॉइंट आप लोग लिख देंगे पेपर में तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है लास्ट, आप लोग आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा कि एचडीएफसी मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो आप इसलिए इसको बताते हैं हम लोग पढ़कर कि क्या लिखा है। डेवलपमेंट टीम की पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक उपयुक्त लाइफ साइकिल मॉडल की पहचान करनी पड़ती होती है, साथ ही उसके बाद का पालन करना होता है। एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल मॉडल के बिना सॉफ्टवेयर का उत्पादन विकसित, व्यवस्थित और अनुचित तरीके से नहीं किया जा सकता। इसलिए जब किसी सॉफ्टवेयर उत्पादक को विकसित किया जा रहा हो तो टीम के सदस्यों के बीच क्या करना है इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि एचडीएफसी मॉडल का आवश्यकता इसलिए पड़ी, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कि हमारे जो जैसे मान लीजिए कि एक काम करने के लिए एक जैसे लोगों को दे दिया गया, जैसे ठेकेदार होते हैं जो हमारे काम करते हैं, ठेकेदार के लिए काम करने के लिए दे दिया गया, ठीक है। मान लीजिए उसमें कितने 50,000 रुपये का मान लीजिए पूरा खर्च है, ठीक है। 50,000 रुपये का खर्च था, लेकिन उन्होंने सरकार से कितने रुपये लिया, 1 लाख रुपये लिया पूरा, ठीक है। 1 लाख रुपया लिया कि सभी मजदूरों को देंगे, उतना काम करवाएंगे, लेकिन जो कि मजदूर को पता ही नहीं था कितना रुपया मिला है सरकार की तरफ से, तो इसमें क्या जाएगा, घपला हो जाएगा। और जो कि ठेकेदार आएगा उसको अधिक पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो इससे मजदूरों को घाटा हो सकता है। इसलिए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सभी लोग जो हमारे ठेकेदार है और मजदूर, उनके बीच में कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे उदाहरण की मदद से आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। देखिए किताबी भाषा, चलिए आप लोग थोड़ा पढ़ के बताते हैं क्या लिखा है। इसलिए जब किसी सॉफ्टवेयर उत्पादों को विकसित किया जा रहा है तो टीम के सदस्यों को बीच कब क्या करना है इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसके बीच में क्या चल रहा है उसको सभी लोगों को पता होना चाहिए, अन्यथा वह अवश्य परियोजना की विफल का कारण बन सकती है। यानी कि यदि आप उन लोगों के बीच कम्बिनेशन सही नहीं रहेगा तो काम सभी लोग सही प्रकार से काम नहीं करेंगे तो हमारा काम जो काम होगा सही ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए एचडी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरा मोटिव बना रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।